हाँ भाई, तो आज अपन एक बिल्कुल नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, केटीजी एंड थर्मोडाइनमिक्स। चैप्टर का नाम है केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज एंड थर्मोडाइनमिक्स। बहुत ही इजी और बढ़िया वाला चैप्टर है। जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, चाहे जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, कोई इंटीग्रेशन फिंटीग्रेशन, कोई मैकेनिक्स शामिल नहीं होती। इंडिविजुअल चैप्टर है जो कि बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी। कुछ बातें ही आपको याद रखनी है, सवाल सोल्व, नए तरह के ज़्यादा सवाल बनते नहीं हैं। तो बहुत ही बढ़िया वाला चैप्टर है, इसको तैयार कर लीजिएगा। आइडियल गैस के बारे में सबसे पहले कुछ बातें लिखते हैं अपन। लिखिए फर्स्ट पॉइंट। वैसे तो केमिस्ट्री में भी आप इन चीज़ों, केमिस्ट्री और फिजिक्स का मिला जुला चैप्टर है। केमिस्ट्री में भी आप लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हो, यहाँ भी पढ़ते हो, तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर भी हो जाता है। ये फ़ायदा भी मिलता है केमिस्ट्री का फिजिक्स में और फिजिक्स का केमिस्ट्री में, है ना। लिखिए, देयर इज़ नो फोर्स, फर्स्ट पॉइंट, देयर इज़ नो फोर्स बिटवीन any two molecules of ideal gas. There is no force between any two molecules of ideal gas. There is no force between any two molecules of ideal gas. They can interact through collision only. अरे दो मॉलिक्यूल के बीच में कोई इंटरेक्शन फोर्स नहीं होता। किससे इंटरेक्ट कर सकते हैं वो? कोलिजन, टक्कर मार के ही इंटरेक्शन हो सकता है। सेकंड लिखिए, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द गैस कितनी होगी बताइए? जीरो हो जाएगी, क्योंकि कोई इंटरेक्शन ही नहीं है, कोई फोर्स ही नहीं है उनके बीच में, तो जीरो होगी। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द गैस इज जीरो। कोई कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होगा तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं आएगा, है ना। और यहाँ तो है ही नहीं फोर्स। दे पजेस ओनली काइनेटिक एनर्जी, दे पजेस only kinetic energy, they possess only kinetic energy due to random motion. They possess only kinetic energy due to random motion. Only kinetic energy due to random motion. This motion may be translational. This motion may be translational, rotational, or vibrational, with equal probability. कैसी कैसी हो सकती है? ट्रांसलेशनल हो सकती है, रोटेशनल हो सकती है और वाइब्रेशनल, विद इक्वल प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब एनर्जी इक्वल। अभी करेंगे इसकी बात आगे हम। ये होगी। थर्ड पॉइंट लिखिए, द साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल। द साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल hence volume of container is called volume of gas. क्या कहा? साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल, बहुत नेग्लिजिबल साइज है, तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ही वॉल्यूम ऑफ गैस कहलाता है। जैसे इस कमरे में कितनी हवा है, उस सारी हवा को अपन इकट्ठा करें तो वो सारी हवा के पार्टिकल्स को इकट्ठा करके यदि करें तो इस पेन की टिप के ऊपर इकट्ठा किया जा सकता है सारों, इतने ही है। तो आपसे कहे कि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ गैस क्या है, तो रियल वॉल्यूम तो जीरो है ऑलमोस्ट, इसकी टिप पे इकट्ठा कर दिया हमने, तो वॉल्यूम ऑफ गैस जीरो है। तो मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस की जब बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ही वॉल्यूम का क्या है? गैस का वॉल्यूम है, उसी में घूम रही है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, when the gas molecules collide with any surface
with any surface, collision is elastic. Collision is elastic. कौन सी collision होगी? इलास्टिक कोलिजन होगी हमेशा, मतलब जिस स्पीड से टकराएगा उसी से वापस लौटने वाला है पार्टिकल. एंड दे अप्लाई फोर्स नॉर्मली. दे अप्लाई फोर्स नॉर्मली, मतलब दीवार से तिरछा मॉलिक्यूल टकराएगा ऐसे आकर के, ये वॉल है और यहाँ मॉलिक्यूल ऐसे आके टकरा रहा है, तो फोर्स जो होगा वो इधर लगेगा, नॉर्मली इधर लगेगा दीवार पे फोर्स. नॉर्मली फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, शियर फोर्स नहीं लगाते. समझ गए बात को? दैट्स वाई गैस कैन नॉट अप्लाई शियर फोर्स. दैट्स वाई गैस कैन नॉट अप्लाई शियर फोर्स. This normal force per unit area, this normal force per unit area is called pressure. ये नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया के लिए क्या कहलाता है भाई? प्रेशर कहलाता है. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस इज, the internal energy of a gas is kinetic energy. गैस की इंटरनल एनर्जी कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में होगी. एंड मैक्रोस्कोपिकली it is observed as temperature. मैक्रोस्कोपिकली कैसे ऑब्जर्व की जाती है? टेम्परेचर की फॉर्म में ऑब्जर्व की जाती है. इट इज ऑब्जर्व एज टेम्परेचर. क्लियर है बात? मैक्रोस्कोपिकली इट इज ऑब्जर्व एज टेम्परेचर. तो गैस के किसी के भी 3 स्टेट वेरिएबल्स होते हैं. किसी गैस को डिफाइन करने के लिए क्या क्या होते हैं भाई? 3 स्टेट बतानी पड़ेंगे आपको. उसका प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, है ना. प्रेशर बता दो, वॉल्यूम बता दो, टेम्परेचर बता दो. ये स्टेट वेरिएबल्स कहलाते हैं. नेक्स्ट लिखिए. These pressure, volume, temperature are called state variable of the gas. स्टेट वेरिएबल ऑफ द गैस. ये गैस के स्टेट वेरिएबल्स कहलाते हैं. स्टेट को चेंज करते हैं. और ये इसके लिए सैंपल में अमाउंट क्या होना चाहिए? बहुत ज़्यादा होना चाहिए. बहुत ज़्यादा होना चाहिए. आपसे कहा कि इस कमरे के अंदर एक मॉलिक्यूल है गैस का, तो वो सिंगल मॉलिक्यूल, मैं कहूँ कि यहाँ इस पेन पे कितना प्रेशर लगा रहा है, तो कितना लगाएगा? कुछ नहीं लगा रहा, वो आएगा ही नहीं. पता नहीं, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 0 है यहाँ टकराने की. कब टकराएगा यहाँ आकर के? अरे प्रेशर क्यों लगेगा गैस का? मॉलिक्यूल आगे टकराएगा तभी तो लगेगा. तो इस कमरे में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो वो टकराने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी. तो वो रैंडमली टकरा रहे होंगे ऑन एन एवरेज, तब उसकी वजह से क्या आएगा? कुछ प्रेशर क्रिएट होगा. अन्यथा तो काहे का प्रेशर? एक मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल है, उनका कोई प्रेशर ही नहीं होगा. तो सैंपल में अमाउंट क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए. ठीक है ना, ये है बात. देखिए. एंड दीज 3 आर रिलेटेड विद ईच अदर, and these 3 related with each other by gas equation and these 3 are related with each other by gas equation PV equals to nRT. PV equals to nRT. ठीक है, किससे रिलेट होते हैं? PV इक्वस टू nRT से. तो बताइए गैस इक्वेशन. PV इक्वस टू nRT क्या क्या होता है? PV प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तो है ही. R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है. N है नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है. या कैसे रिलेट करेंगे? P इक्वस टू, दूसरा फॉर्मूला इसी को लिखे तो
रो आर टी बाई एम। अरे इस n को मास अपॉन मोलर मास लिख देते हैं, तो ये मोलर मास तो ये रहा और मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी हो जाता है, तो ये भी लिखा जाता है रो आर टी बाई एम। ठीक है, रो क्या है? डेंसिटी, और m है मॉलिक्यूलर मास। अब ये पी वी इक्वस टू एन आर टी कई लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके बॉयल्स लो, चार्ल्स लो, फलाना ढिमका बनाया, वो सारे इसी में ही हैं। ठीक है ना, क्लियर है? ये है। अब क्वेश्चन दे रहे हैं, मैथ्स का टेस्ट दे रहे हैं आपको, वो बताना है। ड्रॉ द ग्राफ पी वी टी वी एंड पी टी। ड्रॉ द ग्राफ पी वी टी वी एंड पी टी। हैं? पी वी टी वी एंड पी टी कंडीशन दे रखी है। पहली कंडीशन दे रखी है, कंडीशन तो चाहिए ना आपको। पी वी टी वी में एक तो कांस्टेंट करना पड़ेगा, तभी तो दो में ग्राफ खींचोगे। तो v इक्वल्स टू कांस्टेंट, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, कांस्टेंट है वॉल्यूम, ये बताइए। अब बताइए, खींचो फटाफट खींचो, और खींच के बताओ मेरे को ग्राफ कैसे कैसे आएंगे। खींचा? कैसे कैसे आए? पीवी ग्राफ कैसा आएगा? अरे पीवी वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर बढ़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा कौन सा है? टीवी, टीवी में भी वॉल्यूम कांस्टेंट, बढ़ा दो आप टेम्परेचर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तीसरा कौन सा ग्राफ है? पीवी। अरे यही था, तो पीवी में क्या होगा? सॉरी पीटी, पीटी, तो पीटी में क्या होगा? पीवी इक्वल टू एनआरटी है भाई, तो पीटी में क्या आने वाला है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अरे यही तो आएगा, पासिंग थ्रू ओरिजिन। स्लोप बता दो इसकी कितनी है? अरे इसकी स्लोप कितनी होगी? इसकी टेन थीटा एन आर बाई वी, तो टेन इनवर्स एन आर बाई वी, यही तो होने वाली है। ये हो जाएगी इसकी स्लोप। क्लियर है बात? दूसरा बनाइए, कंडीशन सेकंड लिखिए। कंडीशन सेकंड है टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अब बताइए, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, पीवी ग्राफ बनाइए, क्या होगा? पीवी ग्राफ बनाइए, क्या होगा? टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पीवी ग्राफ कैसा आएगा? पीवी इक्वल्स टू एनआरटी है, इसको ध्यान रखिएगा आप। तो पीवी कांस्टेंट है तो ये एनआरटी कांस्टेंट हो गया, टी टेम्परेचर कांस्टेंट, तो पीवी, पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। कैसा आएगा? ऐसा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अरे आएगा कि नहीं? इस तरह का ही ग्राफ आएगा। और इसकी स्लोप क्या होगी? इसकी स्लोप क्या होगी? यहाँ किसी पॉइंट पे स्लोप देखना चाहिए हम, तो क्या होगी? यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उसका एक थीटा निकालेंगे और उसका नेगेटिव होगी स्लोप। अरे ये होती है ना स्लोप, तो ठीक है। तो कितना आएगा? टेन थीटा। अरे डीपी बाई डीवी माइनस का स्लोप क्या होगी? स्लोप क्या लिखोगे आप? लिखोगे तो माइनस डीपी बाई डीवी। माइनस क्यों लगा रहा हूँ? नेगेटिव स्लोप है, दिख रहा है आपको? या थीटा निकालूंगा तो इधर डीपी अपॉन डीवी आएगा, वैसे भी टेन थीटा, और उसका नेगेटिव होता है।
अच्छा ये बताइए, यहाँ के कोऑर्डिनेट पी और वी हैं, यदि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पी और वी हैं तो ये एंगल कितना होगा बताइए ज़रा। मान लो ये एंगल अल्फा है, तो इसकी वैल्यू बताओ ज़रा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पी और वी हैं तो ये एंगल कितना होगा बताइए। अरे टेन अल्फा पी बाई वी तो होगा। अरे ये हाइट पी हो गई, ये वी हो गया, तो पी बाई वी, और ये भी क्या थी, डी पी बाई डी वी। तो इसका मतलब अल्फा बराबर थीटा होगा कि नहीं होगा इस पॉइंट के लिए। अरे समझ में आई, अल्फा ही थीटा होगा। थीटा क्या होगा इस पॉइंट का, अरे थीटा के लिए भी यही होगा, पी बाई वी। ठीक है, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, ध्यान रखना है। ठीक है, अल्फा और थीटा बराबर आते हैं, इस पे सवाल बन सकता है। टीवी ग्राफ बताओ अब। टीवी ग्राफ, टीवी है ना अगला, हाँ टीवी कैसा बनेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ऐसा। एक और कौन सा ग्राफ है, अरे को हैं, टी पी टी कह दो, टी पी कह, जो भी है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, लो प्रेशर बढ़ाते रहो। ठीक है, बन जाएगा ऐसे। अगला बनाइए, थर्ड कंडीशन है प्रेशर इज कांस्टेंट, पी इज कांस्टेंट। अरे बना लोगे ना, थर्ड कंडीशन है प्रेशर इज कांस्टेंट। तो बना लोगे ये तो। चलो अगला बनाओ, ये छोड़ो, ये बना लेना। अगला दिया उसने पी वी स्क्वायर इज कांस्टेंट, इसका बनाओ वही ग्राफ, नई कंडीशन डाल दी, कुछ भी दे सकता है वो। पी वी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट फंक्शन ये दे दिया, बताओ अब इसका ग्राफ बनाइए। बनाए क्या, पहले पी वी ग्राफ बनाओ, कैसा बनेगा। इधर ले रहे हैं प्रेशर, इधर ले रहे हैं वॉल्यूम, दिख रहा होगा कैसा बनेगा। 1/v स्क्वायर वाला यही तो ग्राफ आता है। अगला कौन सा ग्राफ चाहिए, हैं टी वी, तो ये टी है और ये वी है। अब टी और वी में तो रिलेशन नहीं है यहाँ, अरे नहीं है ना, तो बना लोगे पी वी इक्वल टू एन आर टी, वो तो हर जगह लगेगा, हर गैस के लिए लगेगा। तो एक पी वी को एन आर टी लिख दो, तो आप लिख दोगे एन आर टी इंटू वी इज कॉन्स्टेंट। तो टी वी कॉन्स्टेंट हो गया, एन आर डिवाइड में चला जाएगा कॉन्स्टेंट के, तो टी वी कॉन्स्टेंट हो गया, तो टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी हो गया। अगला कौन सा, किस किस में है, टी और पी में, तो टी और पी में बना दो, क्या बनेगा टी और पी में रिलेशन, क्या टी और पी में बनाना है, तो क्या लिखोगे, लिखोगे क्या, टी और पी में रिलेशन बनाने के, बताओ फटाफट, हैं क्या लिखोगे, अरे क्या लिखोगे, इसको वी को हटाओगे ना, पीटी ग्राफ चाहिए, टीपी ग्राफ चाहिए, तो वी को हटाओगे तो पी वी इक्वल टू एन आर टी है आपके पास, तो आप वी को हटाइए तो एन आर टी बाई पी, तो आप लिखोगे पी इंटू टी बाई वी का होल स्क्वायर, एन आर फैन आर बाढ़ में गया, सी में गया वो, तो क्यों लिखूँ मैं,
तो यही तो हो गया। तो क्या आ गया हमारे पास में, अरे v थोड़ी आएगा, t बाई पी का होल स्क्वायर आएगा। तो क्या बनेगा ये, टी स्क्वायर बाई पी इज कॉन्स्टेंट। तो ग्राफ कैसा आ जाएगा टी पी का, पैराबोला। किधर ओपनिंग करता हुआ, ओपनिंग किधर होगी पैराबोला की, अपवर्ड होगी। किसकी तरफ, क्योंकि टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू पी आ गया। अरे सिंगल पावर वाले को खाता है, ठीक है। तो किधर ओपनिंग करेगा ये, ऐसे, ऐसे ही जाने वाला है ये। ऊपर ही जाएगा क्या, सिंगल पावर को खाता है ना ये। मैं यही तो बोला, तुम हिमांशु तो गड़बड़ करवा रहा है यार, ऐसे ये इसमें ही नहीं जाना अभी। अरे पैराबोला में जिस पे सिंगल पावर होती है उसकी पावर को खा जाता है, मतलब उधर जाएगा, उधर बटका भरता है। मैं ऐसा बोलता हूँ पैराबोला की साइज़ कैसी होती है, ऐसे याद रखा करो, भूलोगे नहीं कभी, जैसे अभी भूल गए। ऐसी साइज़ होती है पैराबोला की, और जिस किधर ओपनिंग होगी, जिस पे सिंगल पावर उसको खा जाता है, मतलब बटका भरता है उसकी, ठीक है। तो सिंगल पावर किस पे है, हैं, पी पे है, तो सिंगल पावर की तरफ ओपनिंग देगा ऐसे, ठीक है। हाँ पीटी बोलता तो क्या करते आप, तो ऐसे बनता फिर, ठीक है, तो ऐसे बनता। तो कर लोगे, किसी का ही पूछे, वो कहते पी बाई वी इज कॉन्स्टेंट बनाओ ग्राफ, बनाना घर पे। अरे पी बाई वी कॉन्स्टेंट, तो पहला तो क्या आएगा, पी वी ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ही आ जाएगा, पी बाई वी कॉन्स्टेंट है। तो कर लोगे ना ऐसे ग्राफ, ये सिंपल मैथ्स है, फिजिक्स नहीं है इसमें कुछ भी। लिखिए, इफ वी ट्राई टू चेंज द स्टेट वेरिएबल, if we try to change the state variable of the gas, if we try to change the state variable of the gas, whether all or two अरे या तो हम सबको बदल रहे हैं, स्टेट वेरिएबल कौन है, अरे प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, तो उन सबको बदलना चाहें तीनों को, या कोई दो बदलना चाहें, इट इज कॉल्ड प्रोसेस। इसी का नाम क्या कहलाता है, प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। तो हम प्रोसेस, हम कहेंगे कि वी आर डूइंग सम प्रोसेस ऑन द गैस, इसका मतलब क्या है, या तो हम दो दो को बदल रहे हैं या तीनों को बदल रहे हैं। आपने देखा अभी पी शुरू वाले में प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, उनमें क्या बदल रहे थे, दो बदल रहे थे। लेकिन बाकी इसमें क्या बदले, इसमें देखो तीनों ही बदल रहे हैं, दिख रहा है आपको, कोई सा भी कांस्टेंट नहीं है, अरे है ना। तो प्रोसेस किसी भी तरह की हो सकती है। कितनी प्रोसेस हो सकती है टोटल, इनफाइनाइट वेज हो सकते हैं। कुछ भी लिख दूं मैं यहाँ, पी वी की पावर 3 लिख दूं, 4 लिख दूं, पी की पावर 4 लिख दूं, पी की पावर, समझ गए बात को। तो कितनी भी प्रोसेस हो सकती हैं, लिख दीजिए, देर आर इनफाइनाइट पॉसिबल प्रोसेसेज, देर आर इनफाइनाइट पॉसिबल प्रोसेसेज। स्टेट वेरिएबल को चेंज करना है, वही प्रोसेस है बस। The general standard process is called, the general standard process is called polytropic process. The general standard process is called polytropic process. Polytropic process, जनरल, पी वी की पावर n इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, इससे सभी तरह की प्रोसेस बनाई जा सकती है, पी वी की पावर n इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। दिस इज कॉल्ड अ पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। n कैन बी एनी नंबर, n कैन बी एनी नंबर। तो हम अपने सारे प्रोसेस इसी फॉर्म में लिख सकते हैं, सब प्रोसेस। पहली प्रोसेस क्या दी थी मैंने, अभी डायग्राम बनवाया था,
प्रेशर कांस्टेंट दी थी, तो प्रेशर कांस्टेंट दी थी, इसका मतलब मैंने क्या दिया था, पी वी की पावर इन्फिनिटी इज कांस्टेंट। अरे मैंने एन की वैल्यू दी है इन्फिनिटी। बोले सर ये क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, पी वी की पावर इन्फिनिटी, इससे ये कैसे बनेगा, पी प्रेशर कांस्टेंट कैसे बनेगा सर, क्या लिखूं इसको, पी वी की पावर इन्फिनिटी को क्या कन्वर्ट कर सकता हूँ प्रेशर की फॉर्म में, बताओ, थोड़ा सोचो, डिवाइड करूँ तो। अरे मतलब मैंने क्या दिया है, v p की पावर 1/इन्फिनिटी इज कांस्टेंट। कोई फर्क है क्या दोनों बातों में, अरे समझ रहे हो, इसकी पावर सिंगल कर ली और इसमें मतलब पावर्स में इन्फिनिटी डिवाइड कर दिया, तो v p की पावर, और 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0, तो कोई क्या बन जाएगी, वॉल्यूम इज कांस्टेंट बन जाएगा कि नहीं, कोई प्रोसेस बन जाएगी वॉल्यूम इज कांस्टेंट, अरे बन जाएगी ना। तो लिखिए, केस लिखिए, तीनों केस में लिखवा देता हूँ तीनों को ही। केस वन, इफ n इक्वल्स टू इन्फिनिटी, इफ n इक्वल्स टू इन्फिनिटी मतलब क्या कांस्टेंट होगा, अभी देखा हमने, वॉल्यूम कांस्टेंट, मतलब वॉल्यूम इक्वल्स टू कांस्टेंट। इट इज कॉल्ड आइसोकोरिक, इट इज कॉल्ड आइसोकोरिक। केस टू लिखिए, n इक्वल्स टू 0, क्या आएगा बताओ, अब n इक्वल्स टू 0 रखूंगा तो, अरे v की पावर 0 1 हो गया, p कांस्टेंट आ गया, तो n इक्वल्स टू 0 में क्या आएगा, p इज कांस्टेंट, आइसोबारिक प्रोसेस। केस 3 में लिखिए, n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 1, तो क्या आ जाएगा, पी वी इक्वल्स टू सी, मतलब T इक्वल्स टू सी, टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो हम सारे प्रोसेस जो पढ़ते हैं उसको हम क्या लिख सकते हैं, पी वी की पावर n इक्वल्स टू सी की फॉर्म में लिख सकते हैं। समझ में आई बात, जितनी प्रोसेस हम पढ़ते हैं उनको। एक क्वेश्चन लिखिए, ड्रॉ पीवी डायग्राम, ड्रॉ पीवी डायग्राम फॉर द फॉलोइंग प्रोसेसेज। सिर्फ पीवी डायग्राम बनाना है, अभी ग्राफ बनाना सीखना है, कोई फिजिक्स नहीं सीख रहे हैं हम अभी। फर्स्ट लिखिए, गैस, गैस ब्रैकेट में लिखिए पी नॉट वी नॉट टी नॉट, पी नॉट कोमा वी नॉट कोमा टी नॉट, आइसोथर्मली ब्रैकेट बंद, आइसोथर्मली एक्सपेंडेड, आइसोथर्मली एक्सपेंडेड टू वी नॉट, isothermally expanded to 2v naught, then isobarically gains original volume, gains original volume। कैसा बनेगा ग्राफ, इधर प्रेशर ले रहे हैं, इधर ले रहे हैं वॉल्यूम, बताइए कैसा ग्राफ बनेगा। मान लीजिए गैस यहाँ पे थी स्टेज 1 में, ये फर्स्ट स्टेप है, जहाँ क्या था, पी नॉट वी नॉट टी नॉट था। इसके बाद क्या कह रहा है, क्या कहा, आइसो थर्मली क्या हो गया, एक्सपेंड कर दिया, और 2v नॉट हो गया वॉल्यूम उसका। तो आइसोथर्मली एक्सपेंड किया, तो आइसोथर्मली में टी कांस्टेंट हो गया, तो पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी का ग्राफ आएगा, और 2v नॉट तक कर दो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, और वॉल्यूम क्या हो गया, यहाँ v था तो ये 2v नॉट पे चला जाएगा, अरे इसका डबल हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, ये स्टेज सेकेंड आ गई, फिर क्या कह रहा है, आइसोबारिकली रीगेन्स इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, तो आइसोबारिकली में प्रेशर कांस्टेंट रखते ओरिजिनल वॉल्यूम पे आ गया, ये लो, अरे यही तो ग्राफ बना, ठीक है, वापिस उसी वॉल्यूम पे आ गया आइसोबारिकली।
कहाँ दिक्कत है? नेक्स्ट लिखिए, दूसरा एक और बना के दिखाइए। आइसोबारिकली to 2v naught, isobarically to 2v naught, isochorically to 2p naught, isothermally to 4v naught। बना के दिखाओ मेरे को फटाफट। कैसा ग्राफ आएगा? 1 मिनट में मैं आ रहा हूँ, बनाओ आपने। बना लिया भाई? कैसा आया दिखाओ मेरे को एक बार। ऐसे 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 जिग जैग ऊपर करके दिखाओ, कॉपी उधर दिखाओ। हाँ ठीक है, मिला भाई, सही बनाया, एकदम सही बनाया, कहीं दिक्कत नहीं है। क्या बोला था, कैसे कैसे एक्सपेंड करना था हमें? इधर लिया प्रेशर, इधर लिया वॉल्यूम। तो क्या कह रहा है, पहले क्या किया गया है यहाँ से, यह पॉइंट नंबर 1 क्या बोला पहले में? आइसो बारीकली क्या किया है? 2v नॉट तक किया है। तो मतलब क्या है, प्रेशर क्या रखा गया है? कांस्टेंट रखा है। थोड़ा नीचे रख लूँ क्योंकि आगे उधर जाता लग रहा है मेरे ग्राफ। 2v नॉट तक कर दिया, ये लो पॉइंट नंबर 2 आया। ये वॉल्यूम था उसका डबल कर दिया। फिर आइसोकोरिकली, आइसोकोरिकली का मतलब क्या, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं किया गया है। वॉल्यूम में चेंज नहीं हो तो आइसोकोरिक प्रोसेस होता है, इतना ध्यान है आपको, केमिस्ट्री में पढ़े हो। तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो, कितना गया? 2p नॉट। तो ये जो प्रेशर था इसका डबल यहाँ आ गया। फिर क्या कह रहा है, आइसोथर्मली क्या हो गया? 4v नॉट। तो आइसोथर्मली ये 2v नॉट है पूरा, और 4v नॉट मतलब आगे तक जाएगा उधर। अरे आगे तक जाएगा ना, रेशियो तो ठीक ठाक रखोगे।
4 पे जाना है ना, 4 भी नॉट, ऊपर नीचे रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं क्या है प्रेशर, लेकिन वॉल्यूम क्या कर दिया गया है 4, तो ये V था, इसका डबल और इसका डबल ही आएगा, ठीक है, 4 भी नॉट। बना लोगे ऐसे ग्राफ, कोई दिक्कत नहीं है। ये है, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी किसे कहेंगे? इंटरनल एनर्जी किसकी वजह से होती है? इंटरनल एनर्जी किस वजह से होती है? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होती है। लिखिए, इट इज ड्यू टू रैंडम मोशन ओनली, इट इज ड्यू टू रैंडम मोशन ओनली, सिर्फ रैंडम मोशन की वजह से होती है। एंड एवरी इंडिपेंडेंट मोशन इज equally likely. It is due to random motion only and every independent motion is equally likely. मतलब जिस जिस तरह का मोशन कर सकता है सब करेगा, लेकिन बराबर प्रोबेबिलिटी के साथ में करेगा, ठीक है। लाइन चेंज कर लिखिए, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशन it can perform, the number of independent motion it can perform is called degree of freedom. The number of independent motion it can perform is called degree of freedom. क्या कहलाता है वो? डिग्री ऑफ फ्रीडम। इंडिपेंडेंट मोशन कितनी कर सकता है वो, लिखते हैं अलग अलग के लिए। नंबर 1 लिखिए, मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस। एग्जाम्पल बताओ, मोनो एटॉमिक गैस, हीलियम, उसके लिए लिखिए मोनो एटॉमिक गैस। द molecules can only translate, the molecules can only translate, सिर्फ क्या कर सकते हैं वो? ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसमें मोनो एटॉमिक है, सिंगल पार्टिकल है, तो ट्रांसलेशन ही कर सकता है। सो दे हैव 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, they have 3 degree of freedom in X, in Y and in Z. एक X में होगी, एक Y में होगी, एक Z में होगी, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होंगी। और आपको पता है X, Y और Z की मोशन इंडिपेंडेंट होती हैं, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, X वाली Y पे कोई इफेक्ट नहीं डालती है। सेकेंड लिखिए, डाई एटॉमिक गैस, डाई एटॉमिक गैस जैसे हाइड्रोजन, it can translate in 3 ways, it can translate in 3 ways, as well as rotate in 2 ways independently. अरे कोई मॉलिक्यूल है डायटोमिक गैस का, वो क्या कर सकता है भैया? ये मॉलिक्यूल है, ये क्या कर सकता है? ये एक्स एक्सिस में मोशन कर सकता है, ये वाई में कर सकता है, और ये क्या कर सकता है? जेड में कर सकता है। एक्स वाई और किस में कर सकता है? जेड में कर सकता है। जेड माना कि ये है। इसके अलावा क्या कर सकता है? घूम भी सकता है। ये पूरा पूरा मॉलिक्यूल इधर चला जाए, पूरा पूरा मॉलिक्यूल ऊपर चला जाए, पूरा पूरा मॉलिक्यूल अंदर या बाहर आ जाए, ठीक है। इसके अलावा क्या कर सकता है? इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है,
इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है, और ये जो जेड एक्सिस है इसके अबाउट क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। लेकिन इसके अबाउट क्या रोटेट करेगा, अरे ये ओरिएंटेशन चेंज होना चाहिए ना, रोटेशन का मतलब ओरिएंटेशन बदले। अपनी जगह मॉलिक्यूल सर्कुलर मोशन हमने पढ़ा था, पार्टिकल घूम रहा है, लेकिन ओरिएंटेशन थोड़ी चेंज हो रहा था, तो वो रोटेशन थोड़ी था। पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, रोटेशन है, पार्टिकल ओरिएंटेशन नहीं बदल रहा है, तो ओरिएंटेशन यहाँ भी नहीं बदलेगा। और ये वैसे भी हम करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, आर, मॉलिक्यूल डिस्टेंस इस एक्सिस ऑफ रोटेशन जीरो आएगी, इसी एक्सिस पे पड़ जाएगा, तो वैसे ही आई नहीं आने वाला है। समझ गए? तो क्या लिखो, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिखते हो ना काइनेटिक एनर्जी आप, तो आई आना ही नहीं है इसमें, तो आप इसके अबाउट आ जाएगी कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी रोटेशन की, और इस जेड एक्सिस के अबाउट आ जाएगी आई वाई, ठीक है, वाई पे और जेड पे आ जाएगा, इस पे नहीं आएगा एक्स एक्सिस पे। तो टोटल कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम हुई, कितनी हुई, 5 हुई। 3 कौन सी, ट्रांसलेशन की, और 2 किसकी, रोटेशन की। जिस एक्सिस के अबाउट ये खुद है उसके अबाउट होगी नहीं रोटेशन की। क्लियर है? तो 2 ही तरीके से रोटेट कर सकता है। थर्ड लिखिए, पॉली एटॉमिक नॉन लीनियर, पॉली एटॉमिक नॉन लीनियर, जैसे NH3 नॉन लीनियर होती है ना। अरे लीनियर ही होगी तो पॉली एटॉमिक हो, चाहे फिर तो वो यही बिहेवियर दिखाएगी। लीनियर होगी तो जिस लाइन के अलोंग है उसके अलोंग उसका क्या नहीं आएगा, रोटेशन का कोई पार्ट नहीं आएगा, वो घूम नहीं सकता। ठीक है, जैसे एसिटिलीन है, एसिटिलीन को कैसे लिखते हैं, HC ट्रिपल बॉन्ड CH। अब ये लीनियर है, तो लीनियर है तो इसमें क्या होगा, 3 तो ट्रांसलेशन के आएंगे और 2 किसके आएंगी, रोटेशन के आएंगी, तो इसमें तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं है, तो टोटल कितनी हो जाएंगी, 5 ही होंगी। लेकिन नॉन लीनियर आ जाए तो 6 आएंगी। क्यों आएंगी, अरे उसमें तीनों एक्सिस के अबाउट घूम सकता है, नॉन लीनियर है तो NH3 ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हो जाएगा ना, तो ये तीनों एक्सिस के अबाउट घूम सकता है। ठीक है, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। बस ये याद रखना, इसमें कोई दिक्कत है क्या किसी को। मोनोएटॉमिक गैस आए तो 3, डाईएटॉमिक आए तो 5, नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक भी आए तो क्या, सॉरी लीनियर पॉलीएटॉमिक आए तो भी 5 होगा, नॉन लीनियर आए तो क्या होंगी, 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी। नोट डाल के लिखिए, दीज मोशंस आर motion as these motions are motion as molecule as one unit. These motions are motion as molecule as one unit, but molecules can have अरे पूरे मॉलिक्यूल को एक यूनिट मान के होती है ये मोशन जो हो रही है ये, बट मॉलिक्यूल्स कैन हैव इंट्रा मॉलिक्यूलर मोशन ऑल्सो, बट मॉलिक्यूल्स कैन हैव इंट्रा मॉलिक्यूलर मोशन ऑल्सो। इसका मतलब क्या है, अरे मॉलिक्यूल अंदर ही अंदर वाइब्रेशन स्टार्ट कर दे, जैसे हाइड्रोजन है HH, अब ये अपनी जगह पे ऐसे ऐसे वाइब्रेशन स्टार्ट कर दे, आगे पीछे होने लग जाए। ठीक है, NH3 है आपका, उसमें ये जो बॉन्ड लेंथ है ये वाले, ये एंगल जो है वो बदलने लग जाए, ऐसे ऐसे करने लग जाए, फैलने सिकुड़ने लग जाए, तो वाइब्रेशन हो गया ना उसका। तो इस तरह की मोशन भी हो सकती है। ठीक है ना, तो उसको क्या कहते हैं, वाइब्रेशन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बढ़ जाएगी इंट्रामोलिकुलर मोशन की। ठीक है, वाइब्रेशन को कंसीडर करना है। लिखिए, इफ वाइब्रेशन और इंट्रामोलिकुलर मोशन, if vibration or intramolecular motion is to be considered, examiner will mention it। यदि ऐसी होगी तो एग्जामिनर क्या करेगा, उसको मेंशन करेगा। एग्जामिनर मेंशन करेगा कि ये 3 तरह का वाइब्रेशन भी कर सकता है। अब बताओ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं। ठीक है, तो अमोनिया दे दिया 3 तरह के वाइब्रेशन के भी कर सकता है, तो टोटल कितने हो जाएगी डिग्री ऑफ फ्रीडम, 9 हो जाएगी ना।
अरे 6 तो पहले से थी और 3 किसके हो गए, वाइब्रेशन के हो गए, तो टोटल क्या हो जाएगी 9। ठीक है, ये बात है। तो वाइब्रेशन में वो देगा, आपको लिख करके देगा, वाइब्रेशन पूछेगा तो। लेकिन ऐसे लिखा हो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है या इग्नोर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो ये मत मान लेना कि वाइब्रेशन की दे रखी है। जैसे कहे इग्नोर फ्रिक्शन, तो तुम कहोगे फ्रिक्शन का वर्ड दिखाता सर, फ्रिक्शन लगा दिया मैंने। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी। देखिए इंपॉर्टेंट है काफी। ड्यू टू द पॉसिबल मोशंस, ड्यू टू द पॉसिबल मोशंस द गैस हैज, due to the possible motions the gas has internal energy, due to the possible motions the gas has internal energy and all motions are equally likely, equally likely, that means they contribute, that means they contribute equal amount in total energy। गैस के पास इंटरनल एनर्जी होगी और सभी मोशंस इक्वली लाइकली होंगी, एक जैसी मानी जाएंगी, तो वो क्या करते हैं, इक्वल अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं सब। ठीक है, जैसे इस कमरे में कहते हैं कि हाइड्रोजन गैस भरी हुई है और 5 जूल एनर्जी है, तो आप बताओ एक्स एक्सिस में चलने के कारण कितना कंट्रीब्यूशन होगा उसका। अरे बताओ, हाइड्रोजन गैस भरी है, टोटल 5 जूल एनर्जी इस कमरे में, तो एक्स एक्सिस में चलने की वजह से कितना कंट्रीब्यूशन होगा। अरे 1 जूल होगा, हाइड्रोजन है ना, 5 है ना डिग्री ऑफ फ्रीडम उसके पास, तो सिर्फ एक एक्सिस में चलने की वजह से कितना आने वाला है, 1 जूल। वाई एक्सिस में चलने से 1, जेड में चलने से 1, एक एक्सिस के अबाउट घूमने से 1 और दूसरी के अबाउट घूमने से 1, तीसरी के अबाउट घूमेगी नहीं, 0, उसका लेते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो लिख दो, एंड दिस कंट्रीब्यूशन इज, एंड दिस कंट्रीब्यूशन इज 1/2 RT, 1/2 RT पर मोल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये 1/2 RT किसका होता है, एक मोल गैस के लिए होता है, पर मोल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में एक गैस के एक मोल के लिए इतनी एनर्जी होगी, कितनी, ½ RT। डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है हमें इसकी। ठीक है, तो एक मोल गैस का एक डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना कंट्रीब्यूशन देने वाला है, RT/2 देने वाला है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। जैसे मैं आपसे बोलूँ 3 मोल अमोनिया है 300 केल्विन टेम्परेचर पे, तो टोटल एनर्जी बताओ, आराम से बताओ। 3 मोल अमोनिया है 300 केल्विन टेम्परेचर पे है, टोटल एनर्जी बताओ इसकी, हैं? टेम्परेचर की फॉर्म में बता दो तुम तो, टी की फॉर्म में ही। 3 मोल अमोनिया है, तो 3 मोल अमोनिया, अमोनिया डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 6 है ना, तो 1 मोल की कितनी, ये 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की कितनी है, ½ RT, तो 6 की कितनी हो जाएगी, ½ × 6 RT। ये तो 1 मोल की आई ना, और टोटल 3 मोल है, तो कितना करोगे, 18 RT/2। अरे समझ गए, ये आ जाएगा, टी की वैल्यू रख दोगे तो जो भी आएगा। एक क्वेश्चन लिखो, 3 मोल O2,
3 mole oxygen at 300 Kelvin, 2 mole of NH3 at 250 Kelvin, at 250 Kelvin. Which gas has more energy? Which gas has more energy? किस गैस की एनर्जी ज़्यादा होगी बताइए। किस गैस की एनर्जी ज़्यादा होगी? ये बताओ चेक करके। 3 मोल ऑक्सीजन है, 3 मोल ऑक्सीजन, तो 3 इंटू ऑक्सीजन के लिए 5 आएगा O2 के लिए, इंटू हाफ RT, T कितना 300 केल्विन, और दूसरी कितनी है 2 मोल NH3 की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी 6, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में हाफ RT, टेम्परेचर कितना है 2 केल्विन। कौन जीतेगा बताओ? ये ऊपर वाली ज़्यादा है, दिख रहा है 15 इंटू 3 आएगा, ये 12 इंटू ये, ठीक है। तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका, ये बताइए मेरे को। किसी गैस की टोटल एनर्जी जो होती है इंटर एनर्जी, उसका फॉर्मूला FR/2 किसकी है? अभी क्या लिखा हमने कि हाफ RT होती है पर मोल, तो F डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगी तो कितनी होगी FRT/2, और N मोल के लिए इंटू N, तो NFRT/2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इंटरनल एनर्जी निकालने का एकमात्र फॉर्मूला है, इसी से निकालेंगे हम NFRT/2 प्रोसेसेस में। और किस पे डिपेंड करती है किसी गैस की इंटरनल एनर्जी? टेम्परेचर पे। इसीलिए मैंने लिखवाया था, आपको याद हो तो, हीट के अंदर कि किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है, रैंडम मोशन की वजह से उसका कैलकुलेशन होता है, वही है NFRT/2। इसको ध्यान रखना है। अरे डिग्री ऑफ फ्रीडम और नंबर ऑफ मोल्स का मल्टीप्लाई कर दिया जस्ट, बस पर मोल के लिए, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए थी, तो N और F का मल्टीप्लाई कर दिया हमने। नोट लिखिए, इफ इट इज द मिक्सचर ऑफ टू गैसेज, if it is the mixture of two gases, if it is the mixture of two gases, then total energy will be sum of energies। अरे दो गैसों का मिक्सचर है तो भाई एक की एनर्जी दूसरे की एनर्जी दोनों को ऐड कर दी हमने, टोटल एनर्जी आ जाएगी। टोटल एनर्जी विल बी सम ऑफ एनर्जीज। एक सवाल के थ्रू समझते हैं, लिखो एक क्वेश्चन लिखो। 3 moles of oxygen, 3 moles of oxygen at 400 Kelvin, 3 moles of oxygen at 400 Kelvin and 4 moles of ammonia, and 4 moles of ammonia at 500 Kelvin, at 500 Kelvin are mixed in closed adiabatic container। एडियाबेटिक कंटेनर का मतलब क्या है? इनकी एनर्जी इनके पास ही रहेगी, बाहर नहीं जा सकती। बताया था ना एडियाबेटिक वर्ड का मतलब, ठीक है।
तो फाइंड आउट करो, फर्स्ट करो टोटल एनर्जी ऑफ द गैस, टोटल एनर्जी ऑफ द गैस। अरे जोड़ना ही तो है, O2 की निकाल दो, NH3 की निकाल दो। O2 की बताओ क्या क्या है वैल्यूज, कितने मोल हैं O2 के? हैं 3 मोल। O2 डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, R टेम्परेचर कितना है 400 केल्विन है ना, बाई 2 कितना आया? अरे यही तो है, कितना आ गए 3000 R। NH3 के लिए बताओ कितने मोल है NH3 के? 4 मोल हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम 6, R इंटू टेम्परेचर कितना है 500/2, कितना आ गया 6000 R। तो आंसर कितना आ गया U टोटल कितनी आ जाएगी, जोड़ना ही है बस 9000 R, ये टोटल एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, टोटल एनर्जी, सिंपल काम है, इजी एकदम। नेक्स्ट देखो इसी में सेकेंड ऑप्शन, फाइनल टेम्परेचर। तो आपको पता है कि दो चीज़ें दुनिया में मिलेंगी तो उनका फाइनल टेम्परेचर क्या होना है, सेम होना है। तो माना कि वो कैपिटल T हो गया, तो कैपिटल T के हिसाब से लिख दो फॉर्मूला। फिर से क्या लिखोगे कि भैया टोटल एनर्जी तो 9000 R, और फर्स्ट के लिए क्या लिखोगे आप 3 मोल इंटू 5R T/2 प्लस कितना इसके 4 मोल 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम R T/2। अरे सोल्व कर दो, T आ जाएगा आपके पास। कितना है T निकाल के बताओ कितना है। कैपिटल T कितना आया, हाँ तो और काट लो, और कैंसिल हो जाएगा, 39 ही है तो फिर कितना आया 6000/13। ठीक है, नेक्स्ट लिखो एवरेज डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द मिक्सचर, एवरेज डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द मिक्सचर, ये बताइए कितनी आएगी। अरे एवरेज कैसे निकालते हैं, पाँच लोगों के पास 5 रुपए हैं, 10 लोगों के पास 20 रुपए हैं, तो एवरेज कितने रुपए हैं, तो टोटल रुपए बटा टोटल आदमियों की संख्या, तो वही एवरेज निकालने का तरीका। तो क्या लिखूं बताओ मेरे को, क्या फॉर्मूला लिखूं? अरे टोटल ऑफ डिग्री N1F1 प्लस N2F2 प्लस so on डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 प्लस, अरे यही तो आएगा, तो कर दो दोनों के लिए, कितना आ जाएगा अरे कर दोगे, N1 N2 कितनी है 3 × 5 प्लस 4 × 6 डिवाइडेड बाई 7 मोल है टोटल, है ना, जो भी आया आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो फॉर्मूला याद रख, लेकिन ये कॉमन सेंस की बात है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अरे आप ऐसे भी कर सकते थे, आपके पास टोटल एनर्जी आई है 9000 R, तो आप लिख सकते थे इंटरनल एनर्जी है तो N इफेक्टिव R इंटू T इफेक्टिव, क्या था फॉर्मूला NFRT, F भी लिखो, N इफेक्टिव F इफेक्टिव इंटू R इंटू T इफेक्टिव डिवाइडेड बाई 2, NFRT/2। अरे हम कर रहे थे ना यंग्स मॉडुलस वगैरह में, सब में कर रहे थे ना इफेक्टिव इफेक्टिव,
रेजिस्टेंस में भी करते हैं, सब जगह करते हैं। तो एन इफेक्टिव कितना हो गया, इफेक्टिव नंबर ऑफ मोल्स टोटल, तो दोनों को ऐड कर देंगे। टी इफेक्टिव कितना हो गया, जो फाइनल आया वो, और क्या बच गया, आ जाएगा बस इसको रखते ही। तो ये भी आप कर सकते हो, इससे भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन बेसिक मेथड जो एवरेज का वो ऊपर है ही, N1 F1 प्लस N2 F2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2, ठीक है भाई। एक मोल के पास F1 है तो N1 के पास N1 F1 प्लस N2 F2, है ना। एक नोट लिखिए, अगर एक वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया, अगर एक वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया तो वो RT, अगर एक वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया तो वो RT, कैपिटल R कैपिटल T, एनर्जी पर मोल कंट्रीब्यूट करेगा, पर मोल कंट्रीब्यूट करेगा। अरे हाफ RT नहीं करेगा, क्योंकि वहां पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों होंगी। तो कितना कितना करेगा भैया, अरे वहां पे काइनेटिक भी है पोटेंशियल भी है, तो काइनेटिक वाली कहेगी मैं अपना कंट्रीब्यूशन दूंगी, पोटेंशियल वाली कहेगी मैं अपना कंट्रीब्यूशन दूंगी। तो हाफ RT काइनेटिक वाला देगा, हाफ RT कौन देगा, पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट कंट्रीब्यूट करेगा। तो टोटल कितनी आएगी, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाए तो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम से कितनी मिलने वाली है आपको, RT। ये ध्यान रखना है, फिजिक्स में नहीं आएगा इसका सवाल, केमिस्ट्री में आएगा, ठीक है। RT केमिस्ट्री में आ सकता है। क्वेश्चन लिखिए, इफ अमोनिया NH3 कैन वाइब्रेट इन 2 ways, if ammonia can vibrate in 2 ways, then energy of n moles at capital T will be, तो बताओ एक मोल की एनर्जी कितनी है, कौन सी गैस है, अमोनिया है। तो क्या लिखूं, कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, 6, तो सीधी सीधी होंगी, तो 6FR/2 यही है, सॉरी 6RT/2, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितनी मिलती है, RT/2, तो 6 में ये मिल गई। प्लस क्या लिखूं, कितनी है वाइब्रेशन वाली, 2 हैं, तो एक वाइब्रेशन की क्या लिखूंगा मैं, RT/2 नहीं लिखूंगा, तो 2 की 2RT। अरे यही होगी एक मोल के लिए, एक मोल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है और वाइब्रेशन में RT होती है, तो ये लिख दिया। कितना आया, 5RT। किसके लिए आया है, एक मोल के लिए। तो n मोल के लिए, कितने मोल के लिए पूछिए, n के लिए, तो n मोल के लिए कितनी आ जाएगी, 5nRT। बोलो कोई दिक्कत है क्या, 5nRT, सिंपल सी बात है। लेकिन ये एक्सेप्शनल सवाल है, आता नहीं है, आपको तो सिर्फ वही याद रखना है, NF/RT/2 U बराबर इंटर एनर्जी सीधी निकल जाएगी उससे। एक और इम्पोर्टेंट नोट डालिए, इम्पोर्टेंट नोट है, ध्यान रखना है। अगर किसी सवाल में गैस का नाम बताया है, अगर किसी सवाल में गैस का नाम बताया है या एटोमिसिटी बताई है, या डिग्री ऑफ फ्रीडम बताया है, DOF, या डिग्री ऑफ फ्रीडम बताया है, या
एडियाबेटिक कांस्टेंट बताया है, एडियाबेटिक कांस्टेंट बताया है, या मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर बताया है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर बताया है, या मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम बताया है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम बताया है। तो इसका सिर्फ एक मतलब है, तो इसका सिर्फ एक मतलब है। क्या मतलब है भाई इसका इतनी सारी बातों का? एफ बताया है, एफ बताया है, इससे ज्यादा मत सोचना, इससे ज्यादा मत सोचना। अरे मोलर हीट एट कांस्टेंट प्रेशर बता रहा है, इसका मतलब ये मत समझना कि आइसोबारिक प्रोसेस की बात कर रहा है वो, ठीक है। मोलर हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम बताए तो आपको ये मत समझ लेना कि कोई आइसोकोरिक प्रोसेस की बात कर रहा है वो, समझ गए। एडियाबेटिक कांस्टेंट दे रखा है आपको तो ये मत समझ लेना कि एडियाबेटिक प्रोसेस हो गया है वो, प्रोसेस अलग से लिख करके देगा। इन सबको ये सूचनाएं दी जा रही हैं आपको क्या बताने के लिए? एफ बताने के लिए। क्या बताने के लिए? एफ। अभी हम पढ़ेंगे एडियाबेटिक कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है एफ प्लस 2/f। तो उसने बता दिया आपको एडियाबेटिक कांस्टेंट, इसका मतलब क्या बता दिया उसने? एफ बता दिया। उसने कहा मोनो एटॉमिक गैस है, मतलब क्या बता दिया? एफ बता दिया। उसने कहा डाई एटॉमिक गैस है, एटॉमिसिटी बता दी गैस की, तो क्या बता दिया? एफ बता दिया, समझ गए। उसने कहा मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम बता दी, जैसे हम आगे पढ़ेंगे फॉर्मूला आएगा FR/2, इसका मतलब क्या बता दिया उसने? एफ बता दिया। FR/2 में आर तो पता ही है, तो एफ बता दिया। इन सब का मतलब ये है कि एफ बता दिया, प्रोसेस अलग से डिफाइन करेगा, अलग से कोई क्लू देगा कि प्रोसेस कौन सी हो रही है। ये नाम सुन के मत प्रोसेस में उछल के कूद के सवाल लगा लेना, ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट नोट है, ध्यान रखनी है इस बात को। ये है, बाकी बहुत इजी सवाल है थर्मोडायनेमिक्स के, एकदम इजी, ना कोई इंटीग्रेशन फिंटीग्रेशन करना, ना कोई मैकेनिक्स लगानी। जो यहाँ पढ़ रहे हैं वही लगानी है। अभी अगले 3 दिन में जो पढ़ेंगे वही याद रखना, वही लगा दोगे, पूरे नंबर आएंगे, चाहे जेई एडवांस हो चाहे मेंस हो, ठीक है। हेडिंग डाल दो थर्मोडायनेमिक सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। वैसे लिखवा चुका हूँ शायद सिस्टम, तो बात सिस्टम क्या होता है? अरे सिस्टम लिखवा चुका ना, गैस जो होती है अंडर कंसिडरेशन ऑब्जर्वेशन जो होती है वही सिस्टम है। उसके अलावा पतंग उड़ा रहे हो, हीटर लगा रखा है, वो सब क्या है? सराउंडिंग है। गैस अंडर ऑब्जर्वेशन ही क्या है? सिस्टम है। लिखवा चुका हूँ वो बात। लिखिए वर्क डन, नेक्स्ट हेडिंग डाल दो वर्क डन, वर्क डन। वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द गैस एंड वर्क डन ऑन द गैस में कंफ्यूज मत होना। क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में यही अंतर है, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में यही अंतर है। ये एक पिस्टन लगा हुआ है, यहाँ फ्रिक्शनलेस दीवार है, यहाँ भरी हुई है गैस इसके अंदर, और ये है सराउंडिंग। तो इस गैस का टेम्परेचर बढ़ाया, जो भी क्या गैस एक्सपेंड हुई, तो पिस्टन किधर खिसका? ऊपर खिसका मान लो। तो गैस इस पिस्टन पे किधर फोर्स लगा रही है? ऊपर लगा रही है। अरे प्रेशर इनटू एरिया आएगा, फोर्स, तो ऊपर की ओर लगा रही है फोर्स। तो गैस इस पे फोर्स ऊपर लगा रही है, और इसका डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो गया? पिस्टन का ऊपर ही। तो वर्क डन बाय गैस हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव। पॉजिटिव है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सिंपल बेसिक परिभाषा है। लेकिन सराउंडिंग इस पे किधर फोर्स लगा रहा है? नीचे, और डिस्प्लेसमेंट हो गया इसका किधर? ऊपर। इसका मतलब कैसा वर्क कर रहा है? सराउंडिंग का फोर्स कैसा वर्क कर रहा है? नेगेटिव। तो वर्क डन बाय सराउंडिंग क्या हो जाएगा? नेगेटिव। केमिस्ट्री फिजिक्स में यही अंतर है,
वर्ड्स का ही, ठीक है। तो आप मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब वर्क डन बाय गैस क्या होगा हमेशा, अरे वॉल्यूम बढ़ेगा तो वर्क डन बाय गैस हमेशा क्या होने वाला है, पॉजिटिव, और वर्क डन बाय सराउंडिंग हमेशा क्या होने वाला है, नेगेटिव। इस बात में कोई कंफ्यूजन है क्या, नहीं रहेगा, लिख दीजिए। हमारे पिस्टन क्वासी स्टैटिकली मूव करेंगे, क्वासी स्टैटिकली जानते हो, धीमे धीमे, हमारे पिस्टन क्वासी स्टैटिकली मूव करेंगे हेंस बाय वर्क एनर्जी थ्योरम नेट वर्क डन कितना होगा, रे वर्क डन बाय गैस होगा पिस्टन पे, और वर्क डन बाय सराउंडिंग दो ही तो वर्क कर रहे हैं, इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। काइनेटिक में फाइनल इनिशियल जीरो, क्वासी स्टैटिकली जा रहा है पिस्टन स्लो स्लो एकदम, तो वर्क डन बाय गैस इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस ऑफ वर्क डन बाय सराउंडिंग। एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा क्या होगा बे, नेगेटिव होगा, ध्यान रखना है। लिखिए, फिजिक्स केमिस्ट्री में रहता है ना कन्फ्यूजन, यहाँ वो कन्फ्यूजन हटा देते हैं आपका बिल्कुल। फिजिक्स केमिस्ट्री में कन्फ्यूजन इसलिए होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री में कन्फ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि फिजिक्स वाले वर्क डन बाय गैस को, फिजिक्स वाले वर्क डन बाय गैस को W से डिनोट करते हैं, 66 51 57, 66 51 57 है, 66 51 57 है, 51 57, हाँ 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 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ठीक है, वापस फॉरवर्ड उसी नंबर पे करना है क्या, ठीक, तो अच्छा ठीक है मैं कर दूँ, ठीक। क्या लिख लिया, क्या लिखा, फिजिक्स केमिस्ट्री में कन्फ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि फिजिक्स वाले वर्क डन बाय गैस को W से डिनोट करते हैं, है ना, वर्क डन बाय गैस को, और केमिस्ट्री वाले क्या करते हैं, वर्क डन ऑन गैस, वर्क डन ऑन गैस, ऑन गैस का मतलब यानी वर्क डन बाय सराउंडिंग को W से डिनोट करते हैं, यही अंतर है बस दोनों में। वो वर्क डन बाय सराउंडिंग को लिखते हैं W, और हम किसको लिखते हैं, वर्क डन बाय गैस को, फिजिक्स वाला, यानी वर्क डन बाय सराउंडिंग को W से डिनोट करते हैं। अरे मैं कहूँगा फाइंड आउट वर्क डन तो आप निकालोगे 5 जूल, फिर केमिस्ट्री क्लास में गए और सर ने कहा फाइंड आउट वर्क डन, आप निकालोगे -5 जूल, देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोनों को। लेकिन मेरी क्लास में निकाला 5 जूल, वहाँ भी निकाल दिया 5 जूल, तो पीटेंगे सर कि तेरे को 3 दिन से सिखा रहा हूँ फिर भी प्लस निकाल के बैठा है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि गड़बड़ क्या है, क्लियर है बात। तो इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, आपको सिंपल कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया कि वॉल्यूम बढ़ रहा है तो क्या होगा, वर्क डन बाय गैस क्या होगा, पॉजिटिव, वर्क डन बाय सराउंडिंग या ऑन द गैस क्या होगा, नेगेटिव। वॉल्यूम घट रहा है तो वर्क डन बाय गैस फोर्स तो उधर लगाएगा, घट गया, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो गया, नेगेटिव, और वर्क डन बाय ऑन द गैस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। बस इतना ही तो ध्यान रखना है, सिंपल चीज़ है, इसमें क्या ही का कन्फ्यूजन है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, नहीं होगा ना, सिंपल सी बात है ये है। और वैसे तो क्वेश्चंस में ये कन्फ्यूजन सिर्फ टीचर्स के बेस पे है, पेपर में तो लिख के आएगा सीधा सीधा कि वर्क डन बाय गैस निकालो या ऑन द गैस या सराउंडिंग निकालो, सीधा सीधा लिख कर गए, वहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं है। पढ़ाने में कन्फ्यूजन होता है वैसे टीचर्स के, तो लिखना चाहिए, वो आलस कर जाते हैं। या तो बता दे टीचर कि भाई मैं अब आगे पूरे चैप्टर में वर्क की बात करूँ तो मतलब किसकी बात करूँगा, वर्क डन बाय द गैस की बात करूँगा, तो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट कि भैया वर्क डन बाय द गैस निकालना है। या टीचर कह दे कि वर्क डन ऑन द गैस की बात करूँगा मैं, तो वो निकालना, क्लियर हो गया। या बताए हर सवाल में, समझ गए बात को, तो एक क्लैरिटी होनी चाहिए, तो फिर कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। लिखिए, इफ वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीजेज, if volume of gas increases, then work done by the gas W is greater than 0,
then work done by the gas W is greater than 0. एक मिनट पे, हाँ जी, नहीं मैसेज एक सेकंड में देख लेता हूँ। और हाँ आगे 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 भेज रहा हूँ, भेज रहा हूँ, भेज रहा हूँ, भेज रहा हूँ, ठीक। एक मिनट भाई, तो क्या लिखा, देखिए वर्क डन बाय गैस कैन बी कैलकुलेटेड एज, वर्क डन बाय गैस कैन बी कैलकुलेटेड एज, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं भाई वर्क डन? अरे फोर्स बाय गैस इनटू डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन, यही तो करते हो। और फोर्स बाय गैस को क्या लिखूं? फोर्स बाय गैस को क्या लिख सकता हूं? P इंटू एरिया ऑफ पिस्टन इंटू डिस्प्लेसमेंट। अरे ये तो लिखोगे तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा? P बाहर आ जाएगा, या जो भी आएगा, बाहर क्यों आ जाएगा अभी क्या पता क्या आएगा, बाहर आएगा कि अंदर आएगा, PdV। अरे एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, पिस्टन का एरिया A है, यहाँ प्रेशर P है, तो फोर्स कितना लगता है PA, और इंटू DS किसका, पिस्टन, तो ADS को वॉल्यूम लिख दो ना। और इसका एरिया A है, DS किसका, तो चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा। मान लो यहाँ आ गया पिस्टन खिसक करके, तो ये वॉल्यूम कितना आ गया बीच का, जो इंक्रीज हुआ वो ADS, ठीक है। तो PdV का इंटीग्रेशन यही है। और हम अब ये फॉर्मूले नहीं यूज़ करेंगे, ये डायरेक्ट ये यूज़ करेंगे, क्योंकि गैस की बातें करेंगे तो किसकी चाहिए हमें, प्रेशर और वॉल्यूम की टर्म में चाहिए वर्क, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ PdV, इंटीग्रेशन ऑफ PdV, ये है। तो लिखिए आगे, अब वॉल्यूम बढ़ेगा तो पॉजिटिव, घटेगा तो नेगेटिव, ये ध्यान रखना है। लिखिए क्वेश्चन लिखिए, इफ ए गैस ब्रैकेट में लिखो P नॉट V नॉट T नॉट, P नॉट V नॉट T नॉट इज मोनोएटॉमिक and it changes its volume to 2V naught, and it changes its volume to 2V naught। अपना वॉल्यूम कितने तक चेंज करता है, 2V naught चेंज करता है। बाय द प्रोसेस PV क्यूब इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, PV क्यूब इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये प्रोसेस है। तो कि ये बताओ वर्क डन पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा पहले, हैं? अरे बता ही नहीं सकते, अभी मैंने कहाँ कहा है आपको कि ऑन द गेज निकालो या बाय द गेज, बोले बताओ पहले, उससे पहले कुछ नहीं बोलूँगा, क्लियर करो, या तो परमानेंट बता दो कि ये निकालना है, या बताओ, समझ गए बात को? तो ये क्लियर करना है आपको, ध्यान रखना है। तो लिख दो कैलकुलेट वर्क डन, और हम यहाँ वर्क डन निकालेंगे तो बाय द गेज कैसा आएगा वो लिखना है, कैलकुलेट वर्क डन बाय द गेज, ठीक है, वर्क डन बाय द गेज। तो क्या आएगा लिखिए, बताइए कैलकुलेट करके। अरे सिंपल कहानी है, W इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ PdV, ये आएगा। तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा, P की वैल्यू क्या डालूं, C अपॉन V क्यूब इंटू DV, कहाँ से कहाँ तक, I से इनिशियल से फाइनल तक, क्या आएगा बताओ, C इंटू 1 अपॉन V क्यूब इंटू DV का इंटीग्रेशन क्या है यहाँ, अरे जल्दी बोलो, माइनस है, अरे तुमसे इंटीग्रेशन नहीं बोला जा रहा,
-1 आएगा, हैं? तो ये आ जाएगा आपके पास में -/2v², और यही आया कहाँ से कहाँ तक, I से F तक। अब C की वैल्यू कहाँ से लाऊं मैं, C की वैल्यू देगा नहीं वो आपको, तो C की वैल्यू नहीं दे रखी है तो क्या करेंगे, यहीं से डाल देंगे वापस। क्या डालूं, PV³। अरे C की वैल्यू वापस डाल दी मैंने, क्या डाल दी, PV³। तो क्या आया W इक्वल टू बताओ, -PV³ डिवाइडेड बाई 2v² I से F। तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास में, बताइए मेरे को, ये कैंसिल हो जाएगा, तो -PV/2 I से F। तो W इक्वल टू आ जाएगा, हाफ तो बाहर ले लेता हूँ मैं, और अंदर क्या आ जाएगा, PI/VI माइनस PF/VF। अरे लिमिट डालोगे तो ये आ जाएगा वर्क डन, ये आ जाएगा आपके पास में। क्लियर है? ये बना दिया हमने। एक मिनट भैया, 1 मिनट का टाइम और लूँगा, एक OTP भेजना है मेरे को। तो क्या किया अपन ने, आंसर आ गया कि, अरे ये फॉर्मूला बना दिया आपने वर्क डन का, आंसर थोड़ी आ गया। आंसर निकालो अब इसमें रख के वैल्यू, और वैल्यूज दी हुई है ना, P0 V0 T0, और वो रख के आंसर निकालो कितना है। हैं, वेरी गुड, 3/8 P0 V0। अरे दे रखी है ना आपको ये वैल्यूज, PI/VI की वैल्यूज दे रखी, इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम, फाइनल प्रेशर वॉल्यूम की दे रखी, डाल दो यहाँ, आंसर आ जाएगा। ये तो फॉर्मूला बना था अभी, ठीक है। नेक्स्ट इसी में करो, फाइंड आउट चेंज इन इंटरनल एनर्जी, फाइंड आउट चेंज इन इंटरनल एनर्जी, फटाफट बताओ। तो इंटरनल एनर्जी में क्या चाहिए, NF/RT/2, N बदल रहा है क्या, अरे नहीं बदल रहा ना, नहीं बदल रहा। F कब बदलेगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम, अरे F भी नहीं बदला, वो कब बदलेगा, जब गैस टूट जाए, गैस क्या हो जाए, टूट जाए, जैसे नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, वो टूट जाएं, पॉलीएटॉमिक से डायएटॉमिक बन जाएं, समझ गए, तब बदलेगा। वो अपने फिजिक्स में नहीं बदलेगा, किस में बदलने वाला, केमिस्ट्री में बदलेगा। केमिस्ट्री में रिएक्शन में टूट जाता है ना, NH3 टूट के N2 और 3H2 बना लिया, तो उस समय वो बदलेगा, नहीं तो नहीं बदलेगा, ठीक है। एटॉमिसिटी बदल जाएगी तो बताओ, एकदम आसान काम है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, NF/R/2 dt, तो T फाइनल माइनस T इनिशियल, ये सबसे आसान काम है दुनिया का, बहुत इजी तरीका होता है। कितना आया, क्या करूं इसको, कैसे कन्वर्ट कर दूं, F बार रख लूं, F/2 NRT फाइनल माइनस NRT इनिशियल, तो क्या लिख देंगे, F/2 PV, NRT की जगह क्या लिख दूं, PV, तो P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल। अरे बन गया फॉर्मूला, इसमें डाल दो वापस से, PV की फॉर्म में, PV की फॉर्म में डाल दीजिए इसमें वापस। कितना आया बताइए,
कर लोगे? सबको पीवी के टर्म में बदलना है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट करके बताओगे मेरे को, सिर्फ फॉर्मूला बनाकर दिखाना है। राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन इन द प्रोसेस P by V इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट फॉर मोनो एटोमिक गैस। जल्दी से बना दीजिए फटाक से, वैल्यू नहीं डालनी, फॉर्मूला बनाना है सिर्फ। PF VF PI VI की फॉर्म में लिखना है, दुगुना तिगुना चार गुना नहीं करना, वो करते रहेंगे। फॉर्मूला फॉर वर्क डन इन द प्रोसेस P by V इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट फॉर मोनो एटोमिक गैस। बताइए क्या हो जाएगा? अरे P बाई वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है बेटा जी। इसका मतलब मैं वर्क डन का फॉर्मूला बनवा रहा हूँ आपसे। क्या लिखने वाले हो? बनाया क्या? पहले बना के बता दो आप मेरे को क्या आ रहा है। खुद बना लोगे तो अच्छा लगेगा। वही तरीका है जो अभी किया है। क्या आया? वर्क डन का फॉर्मूला क्या आया? इतनी देर थोड़ी लगाओगे यार। हाफ इंटू पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल, बस तो बताओ यार इसमें देर की बात क्या है। क्या लिखेंगे? W इक्वल्स टू पी डी वी का इंटीग्रेशन। आपको ये दे रखा है, किसकी वैल्यू डालो यहाँ? P की वैल्यू वॉल्यूम की फॉर्म में डाल देंगे तो क्या आएगा? CV dV I से F तक, C बाहर आ गया, V स्क्वायर बाई 2 आ गया I से F तक, तो ये क्या आ जाएगा? हाफ। C की वैल्यू डाल दूं वापिस, कितनी? P बाई वी इंटू वी स्क्वायर I से F तक, तो ये आ जाएगा हाफ PV, तो PF VF माइनस PI VI। पिछले से अलग है कि सेम है? सेम ही है, देख ढंग से। तो फिर सेम मतलब उल्टा होता है। अरे वाह यार, हैं भाई? ठीक है, इसीलिए तो पूछा था मैंने कि सेम है कि उल्टा है, ऑब्जर्वेशन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो PF VF माइनस PI VI हो गया। क्लियर है? इंटरनल एनर्जी पूछे तो बताओ। तो इंटर एनर्जी तो सबसे सीधा काम है यार, NFR T फाइनल माइनस T इनिशियल बाई 2। तो क्या लिखने वाले हो? F इंटू NR T फाइनल माइनस T इनिशियल, NR T इनिशियल बाई 2। और गैस कौन सी है? मोनोएटोमिक, तो 3 डाल दो यहाँ। तो PF VF माइनस PI VI बाई 2, ये आ गया। लो, डाई एटोमिक होती तो क्या डाल देते? 5 डाल देते। क्लियर है? कुछ भी दे दे ऐसा प्रोसेस तो करने में कोई दिक्कत है क्या? अभी रोडो में कैसे सवाल हैं? P e की पावर अल्फा V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऐसे सवाल दे रखे हैं। तो कुछ भी दे दे, आपको क्या फर्क पड़ रहा है? बस इंटीग्रेशन तो करना है, जैसा ही फंक्शन दे दे, इससे फर्क पड़ेगा क्या? ऐसा कुछ भी सवाल दे दे, प्रोसेस यही है, PdV का इंटीग्रेशन करना है, C की वैल्यू वापस से डाल देनी है और आपको वर्क डन का फॉर्मूला बना लेना है। क्लियर है? तो हमने क्या सीख लिया? वर्क डन निकालना सीख लिया, इंटरनल एनर्जी भी निकालनी सीख ली, और ये 2 बातें सीख ली। तो अब हम क्या यूज़ कर सकते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज कर सकते हैं। उसका देखें कल की क्लास में। ठीक है, आज इतना ही लेते हैं। थैंक यू।